गुड इवनिंग एवरीवन। आज एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन में जीएस 3 जनरल स्टडीज पार्ट 3 का एक पेपर है। उस एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो डोमिनेटिंग सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी है, स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर एक डोमेन है एंड लास्ट डोमेन जो सारे ही इन सारे एस्पेक्ट को एक साथ हिमाचल के कंटेक्स्ट में कवर करता है, दैट इज हिमाचल जीके पर्टेनिंग टू जीएस 3। इसका एक एग्जामिनेशन था। इस एग्जामिनेशन में अगर हम देखें इस बार जिस तरह से हम लोगों ने जीएस की टेस्ट सीरीज को एग्जीक्यूट किया और लगातार ये शायद तीसरा साल है जब हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली जीएस 2 और जीएस 3 के अंदर जो एग्जामिनेशन है, कमीशन जिसको कंडक्ट करता है उसमें 90 से 95% वही क्वेश्चन इन वन और दी अनदर वे पूछे जा रहे हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। एक हमने प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हमने कुछ क्वेश्चंस अपने अभ्यर्थियों के साथ शेयर किए थे और अगर आप उस क्वेश्चंस की टेस्ट, अगर आप उस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम को अभी ज्वाइन भी करते हैं और आप देखते हैं तो आप देखेंगे कितने भारी मात्रा में वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो उन वैल्यू एडिशन कोर्सेज में आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे। तो अगर हमारे पास प्रिडिक्टेड क्वेश्चन पहले ही तैयार हैं जो कमीशन पूछने वाला है, तो शायद हमारा जो आंसर लिखने का तरीका है वो ज्यादा रिफाइंड होगा, ज्यादा बेहतर होगा और आपके पढ़े में से ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। तो इस तरीके से काफी इफेक्टिव उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने रिलीजियसली इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट भी किया है, कई सारे विद्यार्थियों ने, तो उनको जरूर एक एज मिलेगा इस प्रकार के एग्जामिनेशन में। जब वो अपने आए हुए क्वेश्चन को रेप्लिकेटेड फॉर्मेट में देखेंगे तो शायद बेहतर एक आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली कि किस तरह से बाइफर्केशन पेपर का रहा। अगर एचपी जीके की मात्रा देखी जाए, जो कमीशन बहुत साफ तौर पे बोलता है एक्सप्लिसिटली कि 33% जो है एचपी जीके आएगा और वैसा ही रहा। 32%, 64 मार्क्स का एचपी जीके पूछा गया है। उसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, जो बच्चे सोचते हैं कि जीएस 3, जो मैं कई वीडियोस में आप लोगों को बोल चुका हूं कि जीएस 3 इज नॉट इंडियन इकोनॉमी ओनली। Indian economy just constitute 22% of the paper that comes out to be 44 marks। उसी के साथ साथ हम देखते हैं स्पेस प्रोग्राम ने 18% इस बार सवाल स्पेस प्रोग्राम से आए हैं, that is 36 मार्क्स। एनवायरमेंट के 2 ही सवाल पूछे गए हैं, 16 मार्क्स का पेपर आया है, 8% पेपर यहीं से आया है। एग्रीकल्चर एंड एनर्जी, जो हम ज्योग्राफी के साथ में कई दफे आप लोगों जो हम लोगों से पढ़े हुए हैं, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो एग्रीकल्चर और एनर्जी से 20% सवाल पूछे गए हैं। 40 मार्क्स का पेपर इन 2 डोमेन से अकेला आया है, जो बहुत प्रिडिक्टेबल और शायद ही कोई ऐसा सवाल हो स्पेस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट में जो हमारी क्लासरूम के करे हुए सवालों से या टॉपिक से बाहर चला गया हो। तो इस तरीके से हम पेपर को देखते हैं कि अगर हॉलिस्टिकली हमने कमीशन की तैयारी करनी है एचपीएस में, तो जीएस 3 को इस तरह से तोड़ के पढ़ना बहुत बेटर तरीका साबित हो सकता है। एक एक क्वेश्चन पे एक क्विक दृष्टि डाल लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछा गया है और वो किन टॉपिक के साथ कोरिलेट होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जीएस 3 को जब हम लोग घरों पे सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ते हैं हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शायद यही एक कारण है कि मैं पर्सनली कभी भी सेल्फ स्टडी को बहुत प्रमोट नहीं करता। सेल्फ स्टडी कुड बी डन, लेकिन अंडर सीरियस गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर, जिनको इतनी डिटेलिंग टेस्ट की पता है कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कौन से सवाल जो है फ्रेम आउट किए जा रहे हैं। जैसे पहला सवाल इकोनॉमी की डोमेन से है। सवाल पूछता है कि 4 कारण बताइए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्यों होनी चाहिए, क्यों स्टार्ट होनी चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूं कि 4 नंबर के सवाल में तब भी हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल है। इस 4 नंबर के सवाल में भी हम अगर उत्तर को देखेंगे तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर उसके रीजंस आप जस्टिफाई कीजिए। जहां पे किसी भी सवाल के अंदर चाहे 4 नंबर का एक लाइन का इंट्रोडक्शन कोई खराब नहीं है। एक कंक्लूजन के अंदर करंट अफेयर को या तो कंक्लूजन के अंदर ही या अगर स्कोप है तो इंट्रोडक्शन में वहीं पे ही इंट्रोड्यूस करते हुए आप यहां पे 4 कारण जरूर बताइए। बड़े बड़े पॉलिसीज, इक्विटी जैसी बातें करिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा तो हर व्यक्ति के लिए रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो जाएंगे, समाज के अंदर एक इक्वालिटी आएगी, जो कि हमने अपने प्रियम्बल के भी अंदर लिखा है कि हम समाज के हर तबके को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये देने का प्रयास करेंगे। हम जस्टिस जैसे प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेंगे,
चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस को जस्टिफाई करता है। तो ये बड़े बड़े ब्रॉड प्रिंसिपल अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो काफी आपका आंसर अच्छा बनता है। आप हमेशा समझिए, आप जब भी पेपर में बैठेंगे आपको जरूरी नहीं है कि सारा कंटेंट आपकी जेब में हो। अगर आपको इस पूरे पेपर की कुछ कोर वैल्यूज के बारे में पता है, आपने तैयारी कुछ इस अंदाज से करी है कि आपको कुछ कोर एरियाज, जैसे आप इसके अंदर अगर पॉलिटी, इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स को लेकर आओगे, तब आपकी पता चलता है कि तैयारी कितनी ऑर्गेनिकली लिंक्ड और प्लान्ड है। एक सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी को या एक ब्यूरोक्रेट से यही आशा रहती है। आपको हर चीज की डिटेलिंग, इनफाइनाइट नॉलेज है, सब नहीं पता हो सकती। आपको जनरल ज्ञान हर चीज का पता होना चाहिए, उसका रेलिवेंस पता होना चाहिए। तो जैसे अगर यह सवाल आता है तो इस तरीके से भी अगर शुरू किया जाए तो बहुत अच्छी एक स्टार्ट इसके अंदर की जा सकती है। तो ऐसे ही आपने अपने लिमिटेड कंटेंट के साथ मैनेज करना है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिखने के लिए। सेकंड सवाल कहता है, जो कि एज इट इज कई बार इवन ज्योग्राफी में तक हम ये सवाल पढ़ा लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। आप हमेशा देखिए, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मत लिखिए, ये पुरानी अप्रोच है। इसमें आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स। एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फर्क देखिए। अगर 4 नंबर का सवाल है, आप 2 नंबर लेते हैं तो आप एवरेज मार्क्स लेते हैं। अगर आप 2.5 मार्क्स लेते हैं तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लेते हैं। 15 क्वेश्चन में अगर आप 2.5 नंबर लेते हैं तो आप 7.5 नंबर ज्यादा स्कोर करते हैं। अगर 8 नंबर के सवाल हो, जो कि 10 सवाल है, उसमें भी आधा नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इन टोटलिटी 28 क्वेश्चन का आधा आधा बढ़ा हुआ नंबर इन टोटलिटी आपके 14 मार्क्स को इंक्रीज करता है। 14 मार्क्स में तो रैंक, टॉप रैंकर और लास्ट रैंकर में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है 14 मार्क्स। 3 जीएस के अंदर 14 मार्क्स ईच, 42 मार्क्स का डिफरेंस है। 42 मार्क्स में तो पूरा एग्जामिनेशन की कट ऑफ समेट के रख दी जाती है, जिसमें रैंक फर्स्ट से लेके रैंक लास्ट तक 40 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप देखिए कि इतना इंपॉर्टेंट है ये आधा नंबर। इसलिए हमें हर जगह आधे आधे नंबर पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो ऑलमोस्ट 28 इंटू 3 है वो फिर। तो इस हिसाब से हमें इन मार्क्स को गेन करना है, राइट। तो अगर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पूछा जा रहा है तो क्यों नहीं हम इंट्रोडक्शन में लिखें कि इंडिया के अंदर अगर लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाना चाहिए तो इंडिया शुड लुक फॉरवर्ड फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ देखें। और अगर आप देखिए शब्दों का इस्तेमाल, अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आप ऐसे भारी शब्दों के साथ आपने कहां डेमोग्राफिक डिविडेंड, कहां इंडिया के इंप्लॉयमेंट जनरेशन को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से जोड़ा, और फिर इसके प्रिंसिपल कुछ इसी लाइन ऑफ थॉट के अंदर हैं, उनको आप जो है लिख सकते हैं। तो हमारी जो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, जो हम ज्योग्राफी में तक पढ़ लेते हैं, वही यही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से आप हमेशा इंट्रोडक्शन लिखते हुए और जरूर करंट अफेयर को उसके साथ कोरिलेट कीजिए। ऐसे ही तीसरा सवाल, सीधा सवाल, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आज की डेट में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं रहा था। तो आपने समय समय पे इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो बताना है। तो हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिए करंट से कहां पे आप रिलेट कर सकते हैं। यही छोटी छोटी कोशिशें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कराएंगे और सिलेक्शन में टॉप एग्जीक्यूटिव के अंदर पहुंचाती है। इस एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूटिव में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूटिव के अंदर लैंड अप नहीं करते हैं तो फिर से पूरा संघर्ष आपको अगले साल करना पड़ता है, राइट। चलो, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर WTO। तो आप बताइए कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश, और हमारी एग्रीकल्चर को लेके एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमारी WTO के अंदर क्या पॉलिसीज ड्राफ्ट की गई। बड़ा सीधा सवाल है, और ये बिल्कुल एज इट इज जैसा आपके टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, वहीं से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं किया कमीशन ने। तो जैसे अगर शुरू के इन 4 सवालों को देखा जाए तो ये इकोनॉमी की डोमेन से आए हुए सवाल है। अगला सवाल, और क्योंकि मैं खुद एनर्जी टॉपिक करवाता हूं, और ये सवाल एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट्स लैंग्वेज एंड इवन आउंस ऑफ वर्ड, ऐसा ही हमारी टेस्ट सीरीज में डिस्क्राइब द स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, एज इट इज ये सवाल पूछा गया है। तो हम बताएंगे हिंदुस्तान के अंदर विंड एनर्जी, कई दफा बताया है, हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। आज के टाइम पे जब एनर्जी सिक्योरिटी इतनी थ्रेटन्ड है, तो हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड, रिन्यूएबल, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जो है विंड एनर्जी देती है। हिंदुस्तान के अंदर डेटा वाइज कोड कीजिए कि हम इस समय इतना विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं गीगावाट, और पोटेंशियल
क्योंकि हाइट वाइज पोटेंशियल डिफरेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक पोटेंशियल लिखा है, उस पोटेंशियल के लिए हमें इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। और अभी रिसेंटली 2030 तक सरकार ने कहा है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इस देश में बनाई जाएगी। इसके लिए हमने कुछ पॉलिसीज भी बनाई हैं, लगातार विंड एनर्जी की जो पॉलिसीज है, 2-3, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, इसको अपनी 2-3 पॉलिसी आपने कोट करनी है, करंट अफेयर वहीं पे आपका कोट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इसे शुरू करोगे तो 4 में से 3-3 नंबर भी आपको बहुत आसानी से, क्योंकि जो 4 नंबर के सवाल है इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है कि 3 नंबर और 3.5 नंबर भी हमारे विद्यार्थियों ने इसमें गेन किए हैं। क्योंकि अगर आप पिछले सिलेक्शंस में देखेंगे, विपिन जिनकी रैंक 4 है लेकिन मेंस के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क है, जीएस 3 में उन्होंने 128, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, इतने मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो जीएस 3 में बहुत एवेन्यू है मार्क्स को गेन करने का, जो हम लगातार अपने टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडिशन कोर्स में विद्यार्थियों को बोलते भी रहते हैं। ऐसे ही अगला सवाल कहता है, और ये सवाल एज इट इज टेस्ट सीरीज से पिक्ड सवाल कि एडुसेट मिशन क्यों बनाया गया, स्पेस डोमेन से पूछा गया सवाल। और ये मिशन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करना था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्प्रेड करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो स्पेस इंट्रोडक्शन कैसे, एजुकेशन के फील्ड में जहां हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश है, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है, वहां पे फिजिकल फॉर्मेट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना स्कूलिंग लेवल पे बहुत कठिन है। इसलिए हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ देखना पड़ा, ताकि क्वालिटी, वर्ड देखो, क्वालिटी एजुकेशन डिसेंट्रलाइज्ड वे में उन इलाकों तक, रिमोट लोकेशन भी अवेलेबल करवाई जाए जहां स्कूल खोलना मुश्किल था, जहां अच्छे टीचर्स को भेजना मुश्किल था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, एडुसेट। उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन बताइए कहां पे इसने काम किया है। इस तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन के साथ हमेशा एज अ ब्यूरोक्रेट चीजों को देखिए। तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा मैक्रो होना चाहिए, रेंज दिखनी चाहिए इंट्रोडक्शन में आपके थॉट की। इस तरह से हम चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगला सवाल कहता है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के ऊपर पूछा गया सवाल। सरल है सवाल, कई बार टेस्ट सीरीज में हम पूछते ही हैं कि कैसे कोविड-19 में हेल्पफुल रहा था। तो जीपीएस सिस्टम के बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से जीपीएस सिस्टम ऑपरेट करता है और कैसे स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को उसने बताना शुरू किया है। तो इस तरह से आप हर सवाल को आप देखिए कौन से टॉपिक के साथ कोरिलेट हो रहा है। ऐसे ही अगला सवाल, एज इट इज ये सवाल एनवायरमेंट की डोमेन में, क्योंकि एक टॉपिक है इंडियन लेजिस्लेशन, और वहां से पूछा गया सवाल लेजिस्लेशन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पहले क्यों जरूरत पड़ी, कब लॉन्च हुआ है ना, किन एम्बिट के अंदर, क्या ग्लोबल सिनेरियो चल रहे थे इसलिए लॉन्च हुआ, उसके बाद इसके 4 प्रोविजन, क्यों ये जो है एक्ट आया है ना, और क्या इसके प्रोविजन है। बिल्कुल सीधा सवाल। ऐसे ही EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्यों जरूरी है हिंदुस्तान जैसे नेशन में, हमेशा इंट्रोडक्शन में वाई, हमेशा एक चीज का ध्यान रखने, मैं कई बार अपने बच्चों को तो पता ही है ये चीज कि वाई को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज आंसर वाई, कि ये सवाल क्यों पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है EIA का, ऑब्जेक्टिव क्या है IWP का, ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। इन सारी चीजों को हमेशा वाई से आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर कोई करंट इवेंट अगर कोट किया जा सके, उस पर थॉटफुल होकर हमेशा सोचते रहिए। धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा, और जब आप कमीशन में पेपर को लिखेंगे तो ये थॉट प्रोसेस इतना मैच्योर हो चुका होगा कि जब आप कमीशन में लिखेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर, एक करंट अफेयर बेस्ड आंसर, एक डेटा ड्रिवन आंसर इसके अंदर डाल पाते हैं। अगले सवाल पे जाएंगे, सरल सवाल, एज इट इज एग्रीकल्चर से पूछा हुआ सवाल, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके सिलेबस के अंदर। व्हाट आर दी मॉडर्न टेक्निक्स, उसमें लिखा हुआ है मॉडर्न टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी इन इरिगेशन दैट हेल्प इन दी वाटर कंजर्वेशन। तो आप बोलेंगे अब इंट्रोडक्शन क्या होगा, आज के समय में वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, क्योंकि अर्बनाइजेशन फैल चुका है, मिडिल क्लास राइज हो चुका है और पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस चल रहा है। इसलिए इस चलते हुए वाटर क्राइसिस में हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर, डेटा देखो, हिंदुस्तान के अंदर 89% अगर वाटर कहीं कंज्यूम हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए अगर हमें वाटर को बचाना है, क्राइसिस से बचना है, तो केवल एक सेक्टर है एग्रीकल्चर, जिसपे हमें फोकस करना पड़ेगा। इसलिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन, क्योंकि हिंदुस्तान में फ्लड इरिगेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैनाल के थ्रू या अदर इरिगेशन मेथोडोलॉजी के थ्रू, जिससे वाटर की इवोपरेशन लॉसेस इज वेरी वेरी हाई। उसी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम हिंदुस्तान में लेकर आए हैं। उन टेक्नोलॉजी में ये 2-3 मुख्य टेक्नोलॉजी है, उसमें लिखिए स्प्रिंकल है, ड्रिप है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कीजिए। लास्ट में कंक्लूड करते हुए बताइए
कि इरिगेशन को लेके हिंदुस्तान और इजराइल के बहुत सारे टाई अप हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने एक डेजर्ट, कई बार डिस्कस किया हमने क्लास में, डेजर्ट जैसे नेशन के अंदर वाटर क्राइसिस जैसे सिचुएशन को फेस किया है और उन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन करके दिखाई है लिमिटेड वाटर में। तो हिंदुस्तान को टेक क्यू फ्रॉम द इजराइल मॉडल, और हमारे टाई अप चल रहे हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये वहां से पूछा गया सवाल। अगला सवाल कहता है कि एनआरटीसी है ना, ये हिमाचल जीके के सवाल है, खुद भी देख सकते हैं एक बार, ये एज इट इज पूरे के पूरे सिलेबस से पूछे गए सवाल। जैसे डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना ऑफ रेणुका वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको फ्लोरा एंड फौना डिटेल में बस आपका समझ काम आनी चाहिए, आपको देखना है कि भाई रेणुका जो लेक है सिरमौर के अंदर, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो किन जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, जोग्राफिकल लोकेशन वाइज मींस हिमालयंस की कौन सी रेंज में लोकेटेड है, वो जिस रेंज में, क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हमारी, जिस रेंज में लोकेटेड है तो आपको पता होना चाहिए वहां पे किस प्रकार की वनस्पति होती है ना। धौलाधार रेंज यहां पर आ जाती है, मिडिल हिमालयस रेंज है, और साथ ही साथ यहाँ पे किस प्रकार का फौना अवेलेबल है वो आप लिखें। तो बिल्कुल सीधा सवाल जो आपकी जनरल इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी वहीं पे टू द पॉइंट स्मार्टनेस कि आप कैसे पेपर को उस टाइम पे हैंडल करते हो, कितना आपका दिमाग चलता है, उसके ऊपर बेस्ड ये पेपर रहते हैं। जैसे एक सवाल है, डिस्क्राइब द मेजर एथनोमेडिसिन प्लांट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब एथनोमेडिसिन प्लांट तो बहुत सारे हैं हमारे पास, हम लोग एरोमेटिक प्लांट्स पढ़ाते ही हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। उन एरोमेटिक प्लांट में हमें चंबा के लैटिट्यूड पता है कि वहां हींग कल्टीवेशन है, अलग अलग है ना कल्टीवेशन है, उनको यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता थी। तो सरल है ये चीजें। ऐसे ही जब हम 8 नंबर के सवालों को देखते हैं, वो तो 4 नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन है, 8 नंबर के सवालों का स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है। सवाल पूछता है डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन कमर्शियल बैंक इन करंट सिनेरियो। कोई नया सवाल नहीं है। इंडियन कमर्शियल बैंक, पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, हिंदुस्तान में कमर्शियल बैंक जो है वो कितना % हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल इस टाइम पे करें। डेटा देखो, इकोनॉमी के क्वेश्चन के अंदर, एनर्जी के क्वेश्चन के अंदर अगर आप डेटा थ्रो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे, बेहतर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप यहां पे बताएंगे कि किस तरह से कमर्शियल बैंक एक रोल प्ले करते हैं। हिंदुस्तान जैसा कंट्री जहां पे फंड्स को मोबिलाइज करवाने की जरूरत है, वहां पे बैंकिंग सेक्टर एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा जो रोल प्ले करते हैं, कार्डिनल रोल प्ले करते हैं। उसी के तहत लेकिन इस टाइम में बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है लगातार, सीधी चाहे वो राइजिंग एनपीए है, इन सारी चीजों के ऊपर आप जो है अपना सवाल एरियाज के आसपास पिरो सकते हैं अलॉन्ग विद द करंट इवेंट। एनपीए क्योंकि करंट है इसके साथ, जिसमें आप लिखेंगे परसेंटेज वाइज कितना एनपीए बैंक इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के करंट चैलेंजेस पूछा है, इसको जरूर कोट कीजिए करंट अफेयर के साथ एंड डेटा के साथ। अगला सवाल कहता है एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ। देखिए अब बच्चे जनरली इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कौन से टॉपिक से आया हुआ सवाल है, क्योंकि जहां पे न्यूक्लियर बोल दिया, रिएक्टर बोल दिया, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, वहां पे न्यूक्लियर बोल दिया, और आपके सिलेबस में एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड किया गया टॉपिक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है, न्यूक्लियर पॉलिसी रिसर्च प्रोग्राम्स इस तरह से मेंशन्ड है, वहां से पूछा गया सवाल। तो न्यूक्लियर एनर्जी का स्कोप आपको पता चलना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर कितनी % डेटा, कितनी % एनर्जी न्यूक्लियर से बन रही है, कितना टारगेट हमने ले रखा है, क्यों जरूरी है, क्लीन ग्रीन एनर्जी है न्यूक्लियर, डिपेंडेबल है, एनर्जी सिक्योरिटी लेकर आता है, एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करता है। उसके बाद बता दीजिए कि अभी क्या स्टेटस इसका चल रहा है इंडिजिनियस का, क्योंकि हमें इंडिजिनियस रिएक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे हम यूएसए और रशिया से इंपोर्ट करते हैं, वो हाई कॉस्ट है, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए अपने डिजाइंड रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर्स इस टाइम पे बना रहे हैं। अगला सवाल कहता है जो कि स्पेस से है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। 6-7 थीम मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस भी करता था। अर्बन प्लानिंग इज अ थीम, एग्रीकल्चर इज अ थीम, इससे पहले जैसे हम लोगों ने बोला एजुकेशन इज अ थीम, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ थीम। तो इनमें मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को, एज इट इज ये थीम उठा के पूछी गई है। अगला सवाल कहता है जो कि एग्रीकल्चर के डोमेन से है और इरिगेशन से आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज इट इज टेस्ट सीरीज में हैरानी नहीं होगी कि पूछा गया सवाल कि क्या मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हिंदुस्तान के अंदर। सिंपल मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग मॉडल, केस स्टडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए हैं और आपके नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट भी किए हैं, वहां से इस सवाल को पिक किया जा सकता है। उसके अगला सवाल भी एग्रीकल्चर से है। सवाल कहता है बिल्कुल बेसिक, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिमिटेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनिशियली यील्ड डाउन आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मार्केटिंग, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है,
क्योंकि प्रोक्योर ज्यादा प्रोडक्शन शुरू में नहीं हो पाती, तो उसकी एक लिमिटेशन भी है। तो मींस ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, किसान कहां से पैसा कमाएगा उससे? तो शुरू में प्रोडक्शन एक बार गिरती है। जैसे श्रीलंका का इस बार जो क्राइसिस है, कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एकदम से स्विच करने से प्रोडक्शन एकदम से डिप करती है, धीरे धीरे प्रोडक्शन फिर पिक करना शुरू होती है। ये इसकी लिमिटेशन है। बेनिफिट आपको पता ही है, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के लिए गए इनिशिएटिव फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता होने चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे हिमाचल की सरकार के लिए गए हुए एक दो इनिशिएटिव भी कोट कर लीजिए, तो आपको एड ऑन मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगला सवाल 8 नंबर का बोलता है, ओवरव्यू बताइए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये एज इट इज टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड एग्रीकल्चर का टॉपिक है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए क्या स्कीम गवर्नमेंट बना रही है। डिटेल है, ये आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज कई बार आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, हम तो डिटेल में पढ़ाते हैं कि नेचुरल कॉजेस क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या है। और इस बार देखिए कितना एक्सप्लिसिटली इन्होंने मेंशन किया कि वेरियस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बताइए क्लाइमेट चेंज के क्या हैं। तो बिल्कुल एज इट इज ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल कहता है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय नाबार्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो हिमाचल प्रदेश के कहीं पर भी हिंदुस्तान में रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के सेक्टर को फंडिंग करने का काम करती है। रिटेल फंडिंग नहीं करेगी, सरकारों को ये फंड करती है, उनके प्रोजेक्ट को फंड करती है। तो हिमाचल में क्या डिस्कस आपने बातचीत करनी है तो आपने एग्जांपल कोट करने पड़ेंगे। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने ये काम किया, नाबार्ड ने वहां पे ये वाले प्रोजेक्ट लोनिंग करी। तो एग्जाम्पल देते हुए आप अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल कहता है कि हिमाचल प्रदेश ने फूड सिक्योरिटी के लिए क्या काम किया। इंट्रोडक्शन हमेशा बहुत कॉमन होगा। फूड सिक्योरिटी क्यों देश में चाहिए? क्योंकि भैया आपने लिखा है देश के अंदर की इक्वालिटी दोगे, अपॉर्चुनिटी की, आपने लिखा है कि जस्टिस दोगे, तो फूड प्रोवाइड करना इट्स अ डिपिक्ट द जस्टिस इन दिस जस्टिस व्हिच हैज बीन पिक अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जस्टिस दोगे, आप लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये जस्टिस का काम है, इसलिए फूड सिक्योरिटी देना जरूरी है। नेशनल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को क्लब करते हुए आप बताइए फूड सिक्योरिटी के स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हुए बजट है आपके पास इस साल का, कितना परसेंट गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पीडीएस स्कीम के ऊपर, और उसको बताइए क्षेत्र वाइज की कहां पे इसमें खर्च किया जा रहा है पैसा और किस तरह से खर्च किया जा रहा है। राइट, तो डेटा के साथ आप इसके अंदर बात कीजिए। लास्ट सवाल कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश कि कौन कौन से कदम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किए गए हैं, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट सॉरी। तो आप पहले बताएंगे कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है, साथ ही साथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो डेटा के साथ बताइए भैया कितना परसेंट डेटा जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितने परसेंट लोगों को ये नौकरी देता है। तो ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हिमाचल की ये रही वो पॉकेट जहां जहां पे इंडस्ट्री सेटअप है, ज्योग्राफिकल मैप बना के डिपिक्ट कीजिए। अचीवमेंट देखिए कि भैया ये प्रकार का अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज हिमाचल में आई हैं, और एक रेफरेंस ड्रॉ कीजिए कि 10 साल पहले अगर हम देखें, क्योंकि अपने पास तो डेटा सारे हैं ही, 10 साल पहले जो बजट के अंदर हिमाचल के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का कम था और रोजगार भी कम था। विद द पैसेज ऑफ टाइम रोजगार भी बढ़ गया है, कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बढ़ गया। तो ये अचीवमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिमाचल में है। 8 नंबर का सवाल है, एक बात और लिखेगी, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हिमाचल जैसा राज्य जहां पे मिनरल्स नहीं है, हैवी इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती क्योंकि टोपोग्राफिकल चैलेंजेस है। हिमाचल के अंदर कॉटेज एंड एमएसएमई इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त आपने कंक्लूड करना है, बहुत स्कोप है, और इसको कोरिलेट कीजिए इन इंडस्ट्रीज को अपने टूरिज्म सेक्टर के साथ। टूरिज्म भी राइज करेगा और आपकी कॉटेज लघु उद्योग और ग्राम उद्योग राइज करेंगे, उनके साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप हिमाचल के मॉडल के लिमिटेशन कि प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बेहतर आपने ना हर चीज का आंसर एक ब्यूरोक्रेटिक दृष्टिकोण से देना है। तो यू शुड बी सॉल्यूशन सीकर। आप आम आदमी की तरह प्रॉब्लम गाने वाले व्यक्ति नहीं बनोगे। यू आर नॉट प्रॉब्लम सीकर, यू आर सॉल्यूशन सीकर। तो इन एवरी आंसर दे शुड नो यू आर अ ब्यूरोक्रेट। तो आपका हर आंसर एक पॉजिटिव नोट में, एक कंक्लूजन की तरह, एक सजेशन की तरह, और क्या किया जा सकता है और किया जा सकता है, इसके ऊपर होना चाहिए। राइट, ये सारे काम हमने हमेशा अपने आंसर में दर्शाने हैं। अगले 20 नंबर के सवाल जो कि डिटेल ही रहते हैं, न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये बहुत डिटेल और भारी सवाल है, पूरे एसए लेवल का सवाल है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाएंगी इंडियन इकोनॉमी में, उससे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी का साइज कितना ट्रिलियन है वर्ल्ड लेवल पे, डेटा देखो, हमेशा रेंज को ओपन करना शुरू करो। इंडियन इकोनॉमी का साइज कितना है, ग्लोबल लेवल पे हम कहां पे हैं, हमारी इकोनॉमी के साथ कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करो, तभी तो स्ट्रेटेजी अपनाओगे। जब तक आपको समस्या नहीं पता तो आप समाधान कैसे इसके अंदर दे पाओगे।
तो आप समाधान तभी दोगे जब समस्या का पता है। तो समस्या को आइडेंटिफाई करते हुए आप बताइए कि सेक्टोरल चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के हैं। सेक्टोरल चैलेंजेस मींस एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर है, उसमें हम देख रहे हैं कि पैसा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम है, लोग ज्यादा नौकरी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सर्विस इंडस्ट्री हमने एक्सपेंड कर दी है जीडीपी वाइज, लेकिन रोजगार बहुत कम पैदा लोगों को हुआ है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। हिंदुस्तान जैसा कंट्री जहां लेबर इंटेंसिव एरिया है, जहां पे इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है, तो हम इन सारे एवेन्यूज को अपना सकते हैं सेक्टोरल वाइज। दूसरा, अगर सेक्टर वाइज के साथ साथ दूसरी अप्रोच है कि इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिवनेस लाने का भी एक टास्क होता है। तो हम इंक्लूसिवली लोगों को इस इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्टिसिपेंट तब बनाएंगे जब हम हर सेक्टर को, चाहे वो महिला है, चाहे वो रिमोट एरियाज हैं ज्योग्राफिकली, चाहे वो बूढ़े लोग हैं, हर किसी के लिए इकोनॉमिक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का काम करेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हम इकोनॉमिक के अंदर समझते हैं। इसके लिए मैं वैसे भी इन जनरल आपको एक किताब बताता हूं। अब्दुल कलाम साहब ने एक किताब लिखी थी विजन 2020, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की कल्पना की थी सन 2020 में हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एस्से के अंदर, इंटरव्यू के अंदर बहुत काम आ सकते हैं। तो इन तरह की किताबों से आपकी वैल्यू एडिशन जरूर होती है। अगला सवाल इसरो के लिए है और बड़ा सिंपल सवाल है कि भैया इसरो का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों रैशनल है इसरो बनाना पड़ा, और ऐसा कौन कौन से माइलस्टोन इसरो ने अचीव किए। बिल्कुल एज इट इज ये सवाल पहले भी हिमाचल में एक बार ये सवाल आ चुका है, आई गेस 2017 के अंदर। तब सिंपल था, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन स्पेस प्रोग्राम। तो माइलस्टोन अगर आप बताओगे, मैंने कई दफे बताया है, माइलस्टोन दो तरफा है। टेक्नोलॉजी लेवल पे हमने इंजन इंडिजिनस बनाने शुरू किए। पहले हम इंजन किसी और से खरीदते थे या अपने सैटेलाइट को किसी और कंट्री से लॉन्च करवाते थे। जब हमने शुरू के आर्यभट्टा 70s के दशक में लॉन्च किए हैं। आज हम अब्दुल कलाम साहब हैं या सतीश साहब हैं, धवन साहब हैं, इनकी मदद से और इतने सीरीज ऑफ साइंटिस्ट की मदद से इंडिजिनसली डिजाइंड हमारे पास अपने रॉकेट्स हैं, जो कि जीएसएलवी, पीएसएलवी, और जिससे हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन तक भेज डाला। तो अपने इंडिपेंडेंट रॉकेट्स हम लोगों ने बनाए हैं। तो माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन केवल सैटेलाइट वाइज मत लिखो, आप रॉकेट वाइज भी लिखो। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाई, फिर सैटेलाइट बनाए। सैटेलाइट में सीरीज ऑफ सैटेलाइट, अलग अलग स्पेस है ना, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं। इस तरह से अलग अलग लीग वाइज डिस्कस करो विद करंट एग्जांपल। फिर बताओ, आज की डेट में हम मार्केटिंग को लेके भी बहुत काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हम मार्केटिंग के साथ और इंडिजिनियस जो प्लेयर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसरो का काम जो है, केवल इतना ही नहीं, हमने क्रायोजेनिक इंजन, जो कि मैं बोल रहा था, सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल भी बना डाला है। तो ये सारी चीजें आपने पूरे वाइड विस्तार में लिखनी है। इस तरह से आप विद एग्जांपल, विद सैटेलाइट, विद सेक्टर्स, विद एरियाज, हर चीज को विस्तार में बताइए और बहुत अच्छे से समेटिए क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मार्क्स देगा। अच्छे से टिका गए, 14 मार्क्स भी हमारे बच्चों को मिले हैं आउट ऑफ 20। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप 14 जनरल क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेक्टेड लाइन का क्वेश्चन है। टूरिज्म से पहली बार ऐसा देखने को आया, नहीं तो 3 से 4 सवाल टूरिज्म पे आते हैं, इस बार एक ही सवाल है। टूरिज्म बहुत सिंपल है, इको टूरिज्म एज इट इज आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में पूछा भैया इको टूरिज्म बता दो। पोटेंशियल बताओ इको टूरिज्म का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या करी है इको टूरिज्म को प्रमोट करने की। एज इट इज यही हमारी नोट्स में है और टेस्ट सीरीज में एज इट इज ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके वैल्यू ऐड करती हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को हॉर्न करती है, साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल बनाती हैं आपके पेपर को। टेस्ट सीरीज में जनरली हम 450 क्वेश्चंस देते हैं मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर। बहुत भारी मात्रा में GS2 और 3 की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ये तीसरा साल हमारा है जब 90% के आसपास पेपर टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली आया, इनडायरेक्टली तो छोड़ ही दो, डायरेक्टली आया हुआ है, राइट। GS1 में थोड़ा सा, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट है, रेंज बहुत ज्यादा है, एज इट इज टेस्ट सीरीज है, जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी क्लास नोट से पेपर आएगा, बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी का आप GS1 का पेपर उठा के देखिए, आप GS1 के अंदर ही सोसाइटी को उठा के देखिए, एज इट इज आपके क्लास नोट से आया हुआ पेपर हमेशा रहता है, राइट। तो आशा करता हूं आप इस सेशन को बहुत धैर्य से अंत तक देखिए। जो लोग सीरियस हैं वो लोग अंत तक देखते हैं, जो आधे में चले जाते हैं उनकी सीरियसनेस यहीं से पता चल जाती है। तो जिन्होंने अंत तक देखा है तो समझ लीजिए कि आप एक सीरियस कैंडिडेट है और आप ही हैं वो जो पेपर को निकालते हैं, क्योंकि सीरियस बच्चा ही इस पेपर के प्रेशर को सरवाइव कर पाता है, इतना धैर्य रख पाता है। धैर्य वो तभी रखता है जब अपने ऊपर उसका कॉन्फिडेंस होता है।
तो जिन्होंने इस वीडियो का अंत तक देखा है वो डिस्क्रिप्शन में एक बार अपना अपना शुभ नाम लिख के जरूर लिखे कि मैंने अंत तक देखा है। मेरे को वहीं से कमेंट से पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जो है सीरियसली प्रिपेयर भी करते हैं एग्जामिनेशन को, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट। इसके अलावा कोई भी अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, नहीं एनरोल्ड है, किसी भी प्रकार की मेंटरशिप की बात करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक दो दिन थोड़ा सा मेरे को लगते हैं क्योंकि समय काफी ज्यादा टाइट रहता है। एक दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको कोशिश करता हूं कि कॉल बैक करके आपके साथ बात जरूर कर पाऊं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।